नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों की और पूर्वी लद्दाख में सीमा पर दोनों देशों के बीच सैन्य वापसी समझौते की। हाल ही में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य वापसी समझौते और सीमा पर पेट्रोलिंग आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात के बाद सीमा पर मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो रही है और दोनों देश गश्त नियमों पर सहमत हो गए हैं। ये दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसलिए मुद्दा आपका में भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य वापसी का जो घटनाक्रम है उसके विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं MPIDSA के सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर राजीव नयन जी। राजीव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल जी से। प्रभु जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन बात सबसे पहले राजीव जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा सीमा से भी जुड़ा है और मुद्दा कूटनीति से भी जुड़ा है। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चीन और भारत के जो संबंध एक नई दिशा ले रहे हैं, नए आयाम हैं उसके, खासतौर से पूर्वी लद्दाख की बात की जाए, सीमा की बात की जाए, आप कैसे देखते हैं सैन्य वापसी के इस समझौते को? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसे कहेंगे कि एक घटनाक्रम है। इसमें बीच में लग रहा था कि विवाद सुलझेगा नहीं, क्या होगा। 75% तो आगे हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि सुलझा लिया गया है, 25% अभी अटका हुआ है। 2020 को जब पूरे दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, उस समय थोड़ा सा चीन ने हमें भी चकित कर दिया था, हतप्रभ कर दिया था कि जहां बात हो रही थी साथ में एक वैश्विक समस्या से जूझने की, वहाँ आपस में जूझने के लिए हम लोग तत्पर थे। और यह उचित था भी नहीं। दो विश्व के और कहिए एशिया के तो है ही उभरता हुआ राष्ट्र या उभरा हुआ राष्ट्र कहिए, और भारत जल्दी ही तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगी और चीन है ही दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति। जहां मिलकर पूरी समस्याओं का करना था समाधान, वहां समस्याएं खड़ी कर दी गई थी। तो अब देखिए, जो अभी जो मामला जो सुलझा लिया गया है, उसका कई इसके आयाम हम देख सकते हैं। पहला आयाम तो यह है कि भारत झुका नहीं। भारत अपना दृढ़ रहा अपने संकल्प पर कि देखिए थोड़ा भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे, और अंत में चीन को उसकी बात को समझनी पड़ी। अब हम झुके या ना झुके ये शब्द का भले ही इस्तेमाल ना करें जी, लेकिन चीन को उसकी भारत की बात को समझनी पड़ी। दूसरी जो अच्छी बात रही, जब से समझौते शुरू हुए उसके बाद से कुछ वैसा बड़ी समस्या खड़ी नहीं की गई। तो एक थी कि एक जो प्रगति लगातार अग्रसर थी कि इसका सुलझा लेना है और इसे बहुत जटिल आगे नहीं करना है, फिर से इसे प्रोवोकेटिव जिसे कहते हैं, इसको जानकर और ज़्यादा उसमें एक दूसरे को हम बाध्य नहीं करें, कुछ सैन्य क्षमता का प्रयोग करें। तो वह बात भी एक मानेंगे कि पिछले 4 वर्ष में जो शुरू में हुई बात दुखद थी, उसके पश्चात फिर नहीं हुई। जब से समझौते शुरू हुए अग्रसर हम पॉजिटिवली आगे बढ़ते गए। तो ये एक दूसरा बहुत अच्छा पहलू था। कम से कम पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि आज बातचीत हुई कल को आतंकवादी आ गए, नहीं तो कहीं बॉर्डर पर कर दिया। तो ये एक दोनों जो देशों के बीच का एक बहुत ही एक सकारात्मक पहलू है। तीसरा पहलू है कि देखिए, अब एशिया की 2 शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं। भारत भी बड़ी शक्ति के रूप में उभर गई है, आर्थिक रूप से काफ़ी आगे चल रही थी। अब आप दोनों क्या मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं, आगे का भविष्य का है। आपने तो ये जो प्रॉब्लम्स था बॉर्डर का, उसको तो आपने निपटा लिया। अब आगे डिटेल्स और आएंगे क्या हुए, ट्रूप्स विड्रॉल सारे चीज़ हो गए, पेट्रोलिंग भी अब हो जाएगी, ये सारी बातें हो गई है। अब आगे क्या हम वहीं पर यथास्थिति बनाए रखते हैं या दोनों मिलकर कुछ एक जो नई स्थायित्व की बात एशिया में हो सकती है, विश्व में हो सकती है, उस पर हम आगे करें, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगे के लिए। अब हमें फ्यूचरिस्टिक एक थिंकिंग लानी होगी जी, और तभी अच्छा रहेगा दुनिया के लिए भी, विश्व के लिए भी। एक नई सोच, जिसे ब्रिक्स में, SCO में दोनों देशों ने इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, एक बड़ा ही एक सकारात्मक कदम रहा दोनों तरफ से। रूस भी जो अभी युद्ध में जूझ रहा है,
उसने हमारे प्रधानमंत्री की जो बात थी युद्ध समाप्त करने की, उसे भी बड़ा ही, जिसे कहते हैं, पॉजिटिवली लिया है, बड़ा ही इसके तरफ अच्छा संकेत दिया है। जी, जाहिर तौर पर जो पूर्वी लद्दाख में डेवलपमेंट हुआ है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है चीन के साथ, भारत जो एक नए संबंधों को दिशा दे रहा है, और चीन ने जिस प्रकार से भारत की सैन्य वापसी जो अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को जो बात थी, जो मांग थी, उसको माना है, जाहिर तौर पर कूटनीति के लिहाज से और रक्षा के लिहाज से एक बड़ी सफलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की। प्रभु दयाल जी, आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? क्योंकि इस मुद्दे से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जो आयाम हैं, जो पहलू हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और साथ में जो भारत की संयमित जो विदेश नीति है, जो शांति का संदेश है, उसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार, मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, डिप्लोमेसी के एंगल से तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपने खुद कहा, भारत और चीन के बायलैटरल रिलेशंस जून 2020 के बाद बहुत खराब हो गए थे, और जो गलवान घाटी में जो हादसा हुआ था, उस की वजह से, उस लड़ाई की वजह से हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, और इस घटना का बायलैटरल रिलेशंस पे बहुत बुरा असर होना तो लाजमी था, और वैसा ही हुआ। अब ये अच्छी खबर आई है कि भारत और चीन ने एक हफ्ते पहले कहा कि वो डेप्सैंग और डेमचोक में जो 2 बाकी फ्लैश पॉइंट्स बचे थे, 3 पे तो पहले ही समझौते हो गए थे, अब 2 बचे थे, डेप्सैंग और डेमचोक, इसमें पेट्रोलिंग और डिसएंगेजमेंट पर समझौता हो गया है, और इस वजह से पूर्वी लद्दाख में जो ये 4 साल से स्टैंड ऑफ चल रहा था, ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, भारत ने ये बार बार कहा था कि जब तक बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जो हालात हैं वो नॉर्मल नहीं होते, तो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी नॉर्मल नहीं हो सकती जी। तो मेरे विचार में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि ये जो LAC पे 2 बाकी फ्लैश पॉइंट्स थे, इस पे जो डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, और अगला कदम होगा डीएस्केलेशन का। तो धीरे धीरे जो है पूरे उम्मीद है कि डीमिलिटराइजेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी तो डीएस्केलेशन एक ऐसा हमको माइलस्टोन क्रॉस करना होगा डिसएंगेजमेंट के बाद, ताकि जो जितना टेंशन है वो कम हो जाए और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी होती जाए जी। बिल्कुल राजीव जी, अगर पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य वापसी की मैं बात करूं, सीधे सीधे गश्त सहमति की बात की जाए, क्योंकि ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर दोनों देशों के बीच बीते अगर 4 सालों की बात मैं करूं तो बातचीत भी होती रही, सैन्य स्तर पे भी बातचीत हुई, कूटनीति के स्तर पे भी बातचीत होती रही कि किस तरह से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल हों, दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हों, और अंततः वो स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अगर पूर्वी लद्दाख की सीमा की बात की जाए, ये जो सहमति हुई है कि सैन्य वापसी की, इस समझौते के रक्षा के जो पहलू हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं? कितने महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से और चीन की दृष्टि से, और दोनों देशों के संबंधों की दृष्टि से? क्योंकि हर बार चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा भी उठता रहा है, वो छुपी हुई बात नहीं है, एक ऐतिहासिक तथ्य है। वो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सुरक्षा के मामले से तो निश्चित ही हमारा बॉर्डर है तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ साथ यह बॉर्डर जो है सो उतना शांत भी रहा है। ट्रैंक्विलिटी का हमने एक एग्रीमेंट भी किया था उनसे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का। तो और 1996 में यह भी बात हुई कि उस तरह के हथियार हम लोग, मतलब आग्नेय शास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह भी मोटा मोटी वो बात चली रही है। फिर भी वहाँ पर एक समस्या होते रही थी, हमेशा से इंट्रूजन्स की बात होती थी, और कई बार हमारे उधर के लोग कहते थे कि हमारे चारागाह की तरफ चीन के सैनिक बढ़ गए हैं, वहाँ के लद्दाख के लोग की समस्या होती थी। हम लोग हमारे तरफ भी सैनिक जाते थे, उसका पेट्रोलिंग करते थे, कुछ ऐसी बात तो नहीं है। तो एक तरह से उन्हें आश्वासन दिया गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। और देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ जुड़ा हुआ चीन पाकिस्तान के साथ भी है, और पाकिस्तान चीन का एक जो कहिए रवैया
गठबंधन जो कहिए, वह कभी कभी चीन तो थोड़ा शांत रहता भी है, पाकिस्तान कुछ तो कुछ छेड़छाड़ करते रहता है वहाँ पर। अब वहाँ से जैसे कई बार कई तरह के घुसपैठ होते रहते थे, तो इस पर भी बड़ा ही ध्यान रखने की बात थी। और जो ये बॉर्डर रहा है हमेशा से, ये शुरू से कहा कि इसको डिलिनिएट, पहले तो चीन मानने को तैयार ही नहीं रहता था कि हमारे कहाँ आपका सीमा कहाँ से कहाँ शुरू होती है, तो इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करके कुछ रखा गया, उस पर भी बाधाएं आती थी। तो इस तरह की होती थी। हमारे तरफ से होता था क्या कि बॉर्डर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हमने विकसित आगे नहीं किया था। पिछले कुछ गत वर्षों से हमने इस पर काफ़ी ध्यान दिया जी। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त रूप से हमने विकसित किया। साथ साथ हाई एल्टीट्यूड के जो भी अस्त्र हो सकते थे, चाहे जो भी वाहन हो सकते थे, हमने उसे भी खरीदा, क्योंकि कल को कई झड़प हो गई चली। जब तक चीन ने क्या किया था, जो भी समझौता हुआ था उसे माना नहीं, ट्रैंक्विलिटी की बात हुई थी। अब ट्रैंक्विलिटी का मतलब केवल गन नहीं चलाना से नहीं होता। जिस तरह की झड़प की, अंदर घुसकर बैठ गए, अपने तरीके से उन्होंने सीमा को परिभाषित करने की कोशिश की, तो ये सारे बड़े ही चिंताजनक विषय थे। तो अब हमारी भी जो शक्ति है 1962 वाली शक्ति तो है नहीं, हमारी शक्ति भी है कि तैयारी रहेगी, हम युद्ध नहीं करेंगे। इसमें एक बार एक चीज मैं और जानना चाहता हूं कि देखने में ये आया कि बराबरी के साथ पिछले अगर 4 सालों की मैं बात करूं तो चीन के साथ अगर हम विदेश नीति की बात करें या अपनी रक्षा नीति की बात करें, रक्षा रणनीति की बात करें, तो बराबर के साथ भारत ने चीन को जवाब भी दिया है और समझौते की दिशा में बढ़ा कि बातचीत होगी तो बराबर से होगी। देखिए इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बराबरी नहीं, इस हमने तो उनसे थोड़ा आगे बढ़ के ही किया जी कि देखिए हम तो किसी भी देश की सॉवरेनिटी को मानते हैं, सॉवरेन इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन अब हमारी ताकत देखिए, हमारी क्षमता जो उनकी हेलीकॉप्टर जो हमने अपाचे से लेकर हाई एल्टीट्यूड की खरीद रखी है, वो उनसे हम अच्छा से निपट लेंगे। हमारी जो एयरक्राफ्ट भी हमने जो फ्रांस से खरीदा है, उन सारे एयरक्राफ्ट की जो बात की जाएगी तो हम उनसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर, हमारे पास भी सोवियत रशियन वेपन्स जो है प्लेन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो हम हर तरह से उनसे सक्षम है। लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि शांति रहे, बॉर्डर पर शांति बहाल की जाए। और हमने देखिए अभी तक जो आर्टिलरी गन से लेके बहुत सारे गन्स हैं हमने रखा। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के अंदर क्या हुआ है कि पहले तो हम चीन एक दुश्मन राष्ट्र है, हमें तंग करता, वह भी बोलने से कतराते थे। आज के दिन में हमने उन्हें आंख में आंख डालकर बोला कि देखो अगर ऐसा करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे 2020 की घटना के बाद, तो हमने भी कई की इंस्टॉलेशन जो पोजीशंस था उस पर हमने भी कब्जा कर लिया था, लेकिन शांति के लिए हम वहाँ से वापस आ गए। तो हमने अपनी क्षमता भी दर्शाई है कि आवश्यकता पड़ी तो हमारी भी जो लोग हैं वो कम नहीं है, हम भी उस तरह के स्थानों पर कब्जा करके आपको मुश्किल कर सकते हैं। तो ये हमने दर्शा दिया। तो हमने बराबरी किया, उनसे आगे ही बढ़ के शुरुआत तो उन्होंने की थी, लेकिन हमने जवाब उनका करारा दिया। बिल्कुल राजीव जी, जहां मौका लगा तो आक्रामक होकर भी भारत ने चीन को संदेश दिया, वो बात चाहे कूटनीति का मसला हो या बात रक्षा रणनीति का मसला हो। और जहां शांति के साथ, पड़ोसी के साथ बात करने की बात थी तो वो भी भारत ने संदेश दिया कि भारत अब किसी दबाव में बात नहीं करेगा। प्रभुदयाल जी, अगर बात में भारत और रशिया संबंधों की करूं, भारत और रशिया संबंध की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं चीन का एक कोण भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि रूस में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात और पुतिन साहब के साथ जो रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं, आप कैसे देखते हैं कूटनीतिक दृष्टि से इन सब चीजों को? देखिए, बहुत सी खबरें मैंने देखी हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये बहुत समझाया, बहुत वक्त से समझाया कि भारत के साथ जो उन्होंने तनाव पैदा किया हुआ है, ये न सिर्फ चीन और भारत के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये पूरे रीजन के लिए नुकसान पैदा कर रहा। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो तनाव है ये दूर हो जाए। वो ये भी चाहते थे कि जैसे ब्रिक्स की समिट हो रही थी, वो ऐसे माहौल में हो कि दो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स
फाउंडिंग मेंबर्स चाइना और इंडिया के रिश्ते तनाव से न भरे हों, तो जरूर इसमें रशिया की कुछ भूमि रही है, खास तौर पे इस वजह से क्योंकि वो मेजबानी कर रहे थे ब्रिक्स समिट की। लेकिन अच्छा काम करना तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्ती कराएं और चीन और भारत के बीच में जो तनाव पैदा हो गए थे उनको दूर करें, तो ये तो कूटनीति के लिहाज से अच्छा कदम है। और हम कभी नहीं तनाव चाहते थे। देखिए, हमने तो पूरी तरह से कोशिश की कि भारत और चीन में दोस्ती बनी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग को कैसा यहाँ पर वेलकम दिया था और कितनी गर्मजोशी उनकी तरफ दिखाई थी, और कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि 2019 में वो मुलाकात हुई और उसके बाद देखिए इस तरह से टेंशन बढ़ जाए। तो आ, ये दारोमदार चीन पर था कि वो ऐसे कदम उठाए कि टेंशन कम हो। और ये अच्छी बात है कि उसने ये समझ ली, कि ये बात समझ ली कि टेंशन कम करना, डिसएंगेजमेंट पहला कदम है इस संदर्भ में। उसके बाद डीएस्केलेशन हो, बॉर्डर पे जितने हालात अच्छे हो, ये भारत चाहता है, भारत हमेशा कहता आ रहा है, चीन ही अड़ा हुआ था। तो ये पूरे जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसके संदर्भ में जरूरी था कि चीन और भारत के बीच में तनाव कम, और रूस ये चाहता था। और देखिए, चीन भी ये जानता है कि अमेरिका के साथ उसके कितने ज्यादा तनाव बढ़ रहे हैं। ये जो ताइवान को लेकर जो मुद्दा है इंडियन ओशन रीजन में, एक तो वो उसके लिए परेशानी है, उसकी अटेंशन पूरी उसमें, तो साथ साथ चीन भी नहीं चाहता था कि भारत से के साथ ये जो तनाव है ये कायम रहे, और वो चाहता था कि अगर इसे किसी तरह से कम किया जा सके तो ये अच्छा है। तो ये कोई बहुत बड़ा कदम उसे नहीं उठाना पड़ा, सिर्फ एक तरह से डिसएंगेजमेंट कर लिया, अपने बेस पर उनकी जो फौज थी वहां चली गई और तनाव कम हो गया। जी बिल्कुल। अगर राजीव जी देखा जाए, चीन के पूर्व के इतिहास को देखा जाए, तो आमतौर पे चीन जिस प्रकार से अड़ता है, या एक तरह से अगर जिस चीज़ की तरफ बढ़ गए तो बढ़ गए, अगर देखा जाए तो ये कूटनीति की एक तरह से सफलता ही मैं कहूँगा कि चीन को उन बातों को मानना पड़ा। ये भारत के संयम और दृढ़ता का जो 4 साल का अगर मैं पीरियड कहूं कि 2 अप्रैल 2020 में जो स्थितियां पैदा हुई थी, और भारत ने जिस संयम के साथ और दृढ़ता के साथ, संयम इसलिए मैं कह रहा हूं कि टकराव ज़्यादा ना हो, और दृढ़ता कि हम आपकी बात, गलत बात नहीं मानेंगे, सीमा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी चीन को समझाया और कहा भी। आप कैसे देखते हैं, जब बात हम 2 बिंदु हैं पूर्वी लद्दाख में जहां से सैन्य वापसी की बात है, लेकिन चीन के रवैये की बात और भी होती है, उनको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से अगर आर्थिक पहलुओं की बात की जाए, क्योंकि पूर्वी लद्दाख से जो सकारात्मक संदेश निकला है वो वैश्विक स्तर पे जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर यह जारी रहा, इसके लिए मैं अगर लगा रहा हूँ, क्योंकि चीन देखिए लगातार कुछ ना कुछ, कभी डोकलम में, कभी उसके पहले भी उसने कई बार 2013 से कुछ ज़्यादा ही परेशानी पैदा कर रहा है, रह कर देता है। हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई परेशानी करता है। अब आशा करते हैं कि वो इस तरह की अब कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं करेगा। तो ये एक तो अगर तो साथ में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, आज के दिन में चीन की परिस्थिति भी बहुत बदल रही है। वो उनकी जो आर्थिक जो एक उत्थान था, वह उत्थान थोड़ा पतन में हो गया है। ठीक है, पिछले 1 सप्ताह में उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, उनकी आर्थिक प्रगति की दर घटी है, वो दुनिया में अलग थलग होते जा रहे हैं। उनसे कोई, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाएंगे तो उनके साथ 6 से 7 राष्ट्र भी खड़े नज़र नहीं आते हैं, और उनके ऊपर काफ़ी दबाव। अमेरिका में कैसा चुनाव होता है, अगर ट्रंप की वापसी हो गई, किसकी होगी हम नहीं कह सकते हैं, ट्रंप की अगर वापसी हो गई तो उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ने जा रहा है। और साथ साथ जो उनके पड़ोसी देश थे, जो पहले थोड़ा बहुत छुपा छुपी साउथ कोरिया कर लिया करता था, अब साउथ कोरिया ने भी उस तरह की लुक्का छिपी खेलनी बंद कर दी है। जापान कस के खड़ा हो गया है, साउथ चाइना सी जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं सब उनके सामने खड़े हो गए हैं। तो अब इस तरह के प्रोवोकेटिव एक्शन से उन्हें केवल नुकसान ही हो रहा है, उनकी छवि धूमिल हो रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी
बहुत ज़्यादा वहाँ से भी विरोध के स्वर प्रखर हो रहे हैं कि एक तरह से उपनिवेश का एक मानते हैं कि एक जरिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब उन्हें एक, हमें लगता है कि आत्मचिंतन शी जिनपिंग को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अब ऑलरेडी देश को उन्होंने काफ़ी पीछे ले जा चुके हैं। उनकी कोरोना जब कोविड-19 के समय से उनकी छवि धूमिल जो होनी शुरू हुई है, उनके आक्रामक रवैये से और ज़्यादा धूमिल हुई है। तब उसको किस तरह से सकारात्मक क्षेत्र में ले जाते हैं, उसमें उनको कितने बाकी उनके जो शुभचिंतक हैं उनकी सलाह देते हैं और शुभचिंतकों की उस सलाह मानते हैं। पर मुझे लगता है कि अब उन्हें एक चिंतन के बाद वो इस तरह की हरकत करने में 2 बार सोचना चाहिए। लेकिन देखिए साउथ चाइना सी का अगर देखें तो लग नहीं रहा है कि हालत से इस आदत से मजबूर हुए और हर आदत से बाज आ रहे हैं। तो अब उन्हीं पर है, अब उनका शी जिनपिंग अगर इस तरह की हरकतें करते रहें तो वो पूरे दुनिया में चीन जितनी तेज़ी से विकास किया है उतनी तेज़ी से नीचे भी आने की संभावना है। केवल 2 क्षेत्रों छोड़कर देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल उनका रख दीजिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को अगर छोड़ दीजिए, तो आज के दिन में दुनिया ने उनकी ऑल्टरनेटिव तलाश ली है, तैयार कर ली है। वियतनाम से लेके, जापान से लेके, भारत से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आपको यूरोप के कई देशों, हर जगह उनका जो इकोनॉमिक जो सब्स्टिट्यूशन रहता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगभग तैयार है। तो इसलिए उनके लिए एक कठिन समय आएगा अगर ये अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो। जी बिल्कुल। अगर बात आपने जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जो संदेश हैं कूटनीति के, उसको अगर बात मैं करूं तो जाहिर तौर पे G20 की सफलता जिस तरह भारत के नेतृत्व में हुई उसको भी दुनिया ने देखा। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो तेजी के साथ मजबूत होती अर्थव्यवस्था एक अलग संदेश दुनिया को दे रही है। विकास की दृष्टि से बात की जाए तो भारत ने कई ऐसी छलांग लगाई है विकास के मुद्दों पर जैसे आज दुनिया भी मान रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, दुनिया में शांति और विकास के लिए भारत जिस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसको भी दुनिया बहुत संजीदा होकर, बहुत गंभीरता से भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भूमिका को देख रही है। लेकिन प्रभुदयाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर का सवाल जरूर आता है चीन के साथ, जैसा राजीव जी ने कहा, हमें क्या ये देखना होगा कि अन्य मामलों में विशेष रूप से दक्षिण एशिया में चीन का व्यवहार कैसा रहता है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। देखिए, चीन की जो नीति अभी तक रही है जी, वो विस्तारवाद पे आधारित रही। एक तो उनका टेरिटोरियल क्षेत्र में विस्तारवाद होता है, ज्यादा से ज्यादा भूमि हथिया लो, जो समुद्री क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा हथिया लो। इसीलिए उन्होंने साउथ चाइना सी में वो जो बेसिन बनाए, वो कैसे बनाए ये सबको हैरत में उन्होंने डाल दिया। और अब वो वहां बैठ के अपना और जो टेरिटोरियल सी उसको एक्सपेंड करने में लगे हुए। तो विस्तारवाद जो चीन का है, इससे सब देश बहुत परेशान है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक एरिया में उनका विस्तारवाद है, किसी तरह से वो ट्रेड पे मोनोपोली बना के रखे। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी नीतियों से किया वो सप्लाई चेन्स पे कब्जा कर। अब दुनिया को समझ में आ गया कि चीन जो है उसका इस तरह से कंट्रोल रहना ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो मसलन क्वाड देशों ने ऐसी नीतियां बनाई कि सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन बेसिस स्थापित किए जाए, जिससे चीन की जो ये सप्लाई चेन्स पे उनका कब्जा है ये कम हो। और चीन को भी इसका एहसास हो गया। तो चीन को ये समझाना बहुत जरूरी था कि उसकी जो नीतियां हैं वो दुनिया के हित में नहीं है और उसको ऐसी नीतियों को छोड़ना होगा। और ये खुशी की बात है कि जो हमने कोशिशें की इस संदर्भ में उसमें काफी हमको सक्सेस मिला है। अब क्वाड के अन्य देशों के साथ मिलके जो कदम उठाए गए हैं वो अच्छे कदम है, उस पर धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हो रही है और चीन को संकेत चला गया। चीन को समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी नीति में और उसकी नीयत दोनों में बदलाव लाना मुश्किल है। लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब आप खुद ऐसा दिखाएं कि आप अपने निश्चय पर दृढ़ हैं और पूरी तरह से आपके साथ बहुत से देश भी काम करने को तैयार हैं। और मेरे विचार में ये जो ग्लोबल मैसेज चला गया है कि इंडिया की
जो स्टेचर इतना बढ़ गया, इंडिया की दोस्ती इतने दूसरे कंट्रीज के साथ इतनी आगे बढ़ती गई, और दुश्मन देश एक एक करके, जैसे पाकिस्तान तो देखिए ऐसी हालत में आ गया कि वो क्या दुश्मनी निभाएगा थोड़े बहुत टेररिज्म के अलावा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। और चीन ने पाकिस्तान में इतना इन्वेस्ट किया था, वो सब जो है वो लगता है कि बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतना रिबेलियन है, चाइनीज पे अटैक हो रहे हैं। तो चीन को ये धीरे धीरे पता लगा कि भारत के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं है, भारत उसका एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और भारत के साथ ट्रेड पॉसिबिलिटीज, इकोनॉमिक एरिया में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो मेरे विचार में सबको ध्यान रखते हुए चीन ने जो ये फैसला किया कि डिसएंगेजमेंट करे और फिर बॉर्डर पे थोड़ा डी एस्केलेशन की तरफ जाए, ये उसने अपने हित में किया और हमारे हित में भी ये है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो पूर्वी लद्दाख से द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत भारत और चीन ने की है, उसका क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति एवं समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसे जानकार भी मान रहे हैं। राजीव जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रभु दयाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।